Jai Hind friends, it's Wednesday 19 July 2023. Let's get start with your The Hindu editorial analysis which I compile for you. Daily current affairs, editorial, PIB news, down to earth और फ्रंटलाइन के साथ आपको एक जगह पे सारी डिटेलिंग प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकती है। और वो कैसे, तो आपको बता दें सारी की सारी डिटेलिंग एक ही वीडियो में यहाँ पे डाल दी जाती है, जिसे मैं डेली करंट अफेयर्स भी बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो यहाँ पे पूछा गया था पिछले वीडियो में, और उसकी डिटेलिंग आज आपको सारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चन था, लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका कौन है जो सूख चुका है और डेजर्ट बन चुका है? तो इसका राइट ऑप्शन है फेगुविना लेक, जो कि 2022 में यूपीएससी क्वेश्चंस आपसे पूछती है। आपको बता दें सारे लेक इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चंस जो है आपको हर पीसेस में यहां से आया हुआ है। अब इसकी डिटेलिंग को अगर हम देखें तो लेक फेगुना, इसकी डिटेलिंग को अगर देखें जो आंसर 2 है, तो यह एक आइसोलेटेड लेक है। कहां पर? माली। माली कहां है? आपके अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है, याद रखिएगा। ये तिम्बुक्तू एक जगह है, वेस्ट ऑफ तिम्बुक्तू। इसको वेस्ट ऑफ तिम्बुक्तू में माली पड़ता है। माली के अंदर तिम्बुक्तू है, ये वेस्ट साइड में पड़ता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये माली है कहां? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। दूसरी बातें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे फॉल्स कलर लैंड सैटेलाइट इमेज से लिया गया था। तो लेक यहाँ पे क्या दिखा कि ये डिकेड से ही यहाँ पे अपनी चीजों को धीरे धीरे कम साइज कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है लेक की साइज। तो लेक फेगुविना यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है क्या? जो वाटर की फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है वो सिकुड़ रही है, जिसके कारण इसको लार्जेस्ट लेक इन वेस्ट अफ्रीका कभी बोला जाता था। तो अब ये इस तरीके से सिकुड़ती हुई नजर आई है। अब रिसेंटली अगर बात करी जाए, ये लेक तो 590 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कवर करती थी। 1980 में इसका प्रेसिपिटेशंस जो है, वर्षात के पानी जो इसमें होते हैं, वो कम होना शुरू हुआ और ये सूख चुकी उसके बाद। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो गंडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे बता दूं। तो ये कौन सा रिवर है जो इसको क्रिएट किया है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको बता दे राइट आंसर इसका पेन्नार है। पेन्नार रिवर साउथ में पड़ता है। और इसकी डिटेलिंग अगर देखा जाए तो आपके सामने इसकी डिटेलिंग ये रहा। आंसर 3 यहाँ पे राइट है। ये लगभग भुला दिया गया था लोगों के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। तो पेन्नार रिवर आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? इस गंडीकोटा कैनियन को। तो याद रखिएगा, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, आप जाकर के गूगल में देख भी सकते हैं। जो ये गॉर्ज हो रही है, गॉर्ज किसको बोलते हैं? तो ये दो साइड की माउंटेनियस रीजन होती है, हाई प्लेट्यू टाइप से, और यहाँ पे जो रिवर गुजरती है, ये रिवर इनको काटती हुई नजर आती है। तो ये इसको गॉर्ज बोला जाता है, गॉर्ज बोला जाता है। तो यही यहाँ पे है, जिसके कारण ये फॉर्म करी है वैली, और फ्लो करती है बिटवीन टाल स्लैब ऑफ स्टीप रॉक। तो जो रॉक होते हैं यहाँ पे लंबे लंबे, उन्हीं के बीच से ये गुजरती हुई नजर आती है। इरोजन के माध्यम से आपको बताया, यहाँ पे काटती हुई नजर आ रही है। पेन्ना रिवर कहां से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंदी हिल्स है, चिकबल्लूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, यहां से निकलती है और पास करती है नॉर्थ ईस्ट थ्रू कर्नाटका आंध्र प्रदेश। तो ये इसकी डिटेलिंग हो गई। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लोसरी की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। अगर आप अपने इंग्लिश को बूस्टअप करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो पहला जो वर्ड दिया हूं यहाँ पे थ्रोंग, और ये सारे इसके सिनोनिम्स मैं यहाँ पे दिया हूं। इसका क्या मतलब होता है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहे। तो थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ से, क्राउड से, और इसका जो सिनोनिम्स है वो मल्टीट्यूड, होल्ड, होस्ट, मॉब, असेंबलेज, गैदरिंग, कांग्रीगेशन, क्रश,
प्रेस, बॉडी, बैंड, आर्मी, ट्रूप्स, लीजन, गैंग, स्ट्रीम, स्वाम, फ्लॉक, वेवी, हर्ड, पैक, ड्रोप, ये सारे आपको जो है यूज किए जा सकते हैं भीड़ के लिए, जो कि एक डाइवर्स वे में आपको देता हूं। अगर आप एक दिन में 5 से 10 ही याद करते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। दूसरा जो टर्म निकल के आ रहा है वो है एनाक्रोनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? तो कोई ऐसा व्यवहार जो पहले सही चल रहा था अब व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, उसको एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। तो यही है पर्सन, अगर कोई कस्टम चला आ रहा है, ओल्ड फैशन कस्टम, अब वो चीजें बदल रही हैं, प्रेजेंट की स्थिति से नहीं एक्सेप्ट हो पा रही हैं, तो उसको एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। जियोपॉलिटिकल बहुत फेमस टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? तो भू राजनीति, यह विशेष करके इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से पृथ्वी पे जो जियोग्राफिकल पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इंडियन आर्मी यहाँ पे लॉन्च करी है क्या? ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली। कहां से? तो न्यू दिल्ली से लॉन्च करी है। कहां तक? द्रास। ये कहां है? ये तो कमेंट सेक्शंस में आपसे हम पूछेंगे ही। तो न्यू दिल्ली से द्रास तक ये लॉन्च करी है। कौन सी? तो इंडियन आर्मी, याद रखिएगा। और 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट सेक्शंस में लिख दिए। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए न्यू दिल्ली से द्रास की तरफ मोटरसाइकिल बाइक वुमेन ग्रुप का जत्था निकलने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली से द्रास, ये तो नहीं भूलना है। यूएस और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक क्लीन पार्टनरशिप हुआ है यहाँ पे, और ये क्या है तो आपको बता दें, यह एक क्लीन एनर्जी किस प्रकार से यूज होगा, रिन्यूएबल एनर्जी किस प्रकार से यूज होगा, उसका उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह डील हुई है। किसके किसके बीच में? तो इंडिया और यूएस के बीच में, याद रखिएगा। 2 फ्रंटलाइन इंडियन नेवल शिप आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता, ये दोनों कहां पहुंचे हैं? तो डिप्लॉय अभी किए गए हैं साउथ ईस्टर्न आईओआर में। तो इंडियन ओशियन रीजन के साउथ ईस्टर्न वाले रीजन में हुआ है, जो कि जकार्ता के आसपास ये चीजें पहुंची है, याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एक चीता पे। तो ये जो चीता है भारत में चीता किन किन कंट्री से मंगाए गए थे आपको पता ही होगा। एक है अफ्रीका, दूसरा है नामीबिया। ये दोनों कंट्री आपके अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ती हैं। आपको बता दें भारत से चीता जो है वो विलुप्त हो गए थे, और विलुप्त होने के बाद भारत में चीता का जो नंबर था वो घट गया था, जिसके कारण यहाँ पे अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट है कंकरेंटली वह भारत में चीता को इंडल्ज करी है। हालांकि ये अफ्रीकन चीता है और ये अफ्रीका से लाए गए चीता है, लेकिन इनकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम इस इन्वायरमेंट में निकल के आ रही है, वो हम सारी डिटेलिंग को देखेंगे। यहाँ पे उनके बच्चों की कब्स की डेथ होती हुई नजर आ रही है, और ये कहाँ पे इनको डाला गया है? तो मध्य प्रदेश में इनको डाला गया है, कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे, और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे क्या एक्सपर्ट यहाँ पे बोल रहे हैं, वो सारी डिटेलिंग को हम देखेंगे। चीता की डेथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अभी ऑटोप्सी हुई है। ये क्या होता है? तो जब कोई चीजें मर जाती हैं, ह्यूमन बीइंग जब डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी की चीरफाड़ होती है, ऑटोप्सी इसी को बोला जाता है। रिपोर्ट होती है जिसमें पता चलता है किस प्रकार से डेथ हुई है, क्या कारण है, तो कारण पता चलता है, इसीलिए ऑटोप्सी इसकी नाम पड़ी है। तो जो रिपोर्ट आई है 8 ट्रांसलोकेशंस चीता, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशंस का क्या मतलब होता है? तो यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट कर देना, रख देना, उन चीता को ट्रांसफर करना ट्रांसलोकेशंस कहलाता है। तो सूरज जो कि रिसेंटली चीता का नाम था, ये सूरज अभी इसकी मृत्यु हुई है। कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे सिमिलर बीमारी से गुजर रहा था। एलिमेंट मतलब क्या होता है? डिजीजेस, बीमारी से गुजर रहा था, प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और तेजस भी यहाँ पे जो मरता हुआ नजर आया है। तो सूरज, तेजस, इस प्रकार की जो चीता है नाम रखा गया है, वो उनकी डेथ हो गई है, और चीता बहुत सारे यहाँ पे डेथ हुए हैं। इनकी जो डेथ हुई है वो बात करी जाए तो जेंडर रेशियो को भी कूनो पालपुर नेशनल पार्क में चेंज करता हुआ नजर आता है। ये क्या होता है? तो मान लीजिए 10 फीमेल हैं और 12 मेल हैं, तो यहाँ पे ये जो बैलेंस रेशियो है ना, इसको भी बदल के रख रहा है। तो यहाँ पे यही चीजें कही जा रही हैं। 10 फीमेल 10 मेल्स एट द बिगिनिंग, अभी 8 फीमेल्स और 7 मेल्स ही
बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इन नेशनल पार्क में बैलेंस सिस्टम गड़बड़ा रही है। अच्छा, क्या इश्यू निकल के आ रही है हम लोगों की? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमियां हैं, लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की कमियां हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं हो पा रही है ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तब जाकर के अपने देश में जो हम इंडल्ज किए हैं क्या चीता को, उनकी जान को हम बचा सकते हैं और कंजर्वेशन पॉलिसी को अच्छा कर सकते हैं। ये जो क्राइसिस आई है इस सिचुएशंस में तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है यहाँ पे इनवाइट करी है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी को, और यहाँ पे अटेंड किया जाएगा एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड की। देखेंगे क्या कैसे चीता को यहाँ पर सही से रखा जा सकता है। अब थोड़ा चीता को देखा जाए तो चीता देख सकते हैं ये कितनी तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं। ये तो कब है चीता का, छोटा सा प्यारा सा। और चीता को अगर देखा जाए भारत में कब ये एक्सटिंक्ट हो गए तो आप लोग देख सकते हैं 1947 की बात करी जा रही है, जब एशियाटिक चीता को महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, ये प्रिंसली स्टेट था पहले, तो कोरिया राजा इनको बोला जाता था, कोरिये। तो यहाँ पे इनकी चीता आप लोग देख सकते हैं, ये टाइगर भी है चीता भी है, मारकर फोटो खिंचवाए। इसी के बाद से 1952 में लास्ट चीता इन्हीं के द्वारा हंट किया जाता था, हंट किया गया और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गए। ये ईयर है याद रखिएगा 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। किसके द्वारा, कौन से राजा, किस स्टेट के, एशियाटिक चीता, सारी डिटेलिंग आपको मैं दे दिया। अब थोड़ी प्रॉब्लम्स ये है यहाँ पर कि आखिर में डेथ हुए कैसे। तो डेथ जो हो रहे हैं आपको बता दें, जो चीता लाए थे उनके किडनी में भी डिजीजेस थी, प्रॉब्लम थी, किडनी फेलियर से भी कई लोगों की डेथ हो गई है। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे वो क्या, तो आपको बता दें यहाँ पे जो इश्यू निकल के आ रहा है कि हर एक वाइल्ड एनिमल का एक एरिया होता है, एरिया, वो उस एरिया में अगर क्रॉस करके ये इस एरिया में पहुंचा तो यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यही इंजरी की वजह से भी यहाँ पे ऑटोप्सी में पाई गई कि इनकी डेथ हो रही है। दूसरी जो है सही प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं चल रही है। तीसरी जो ऑफिशियल्स को जो रिक्वायरमेंट है वो भी प्रदान नहीं करी जा रही है। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग करने की जरूरत है फॉरेस्ट ऑफिसर्स को और देख रेख करने की जरूरत है। हम इनकी जान को बचा सकते थे, यहाँ पे कमियां नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपस में लड़के भी मर रहे हैं, डिजीज से भी मर रहे हैं, और जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है जो इस वातावरण में इनको डाल दिया गया है ये भी एक इश्यू नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहां से कितने चीता लाए गए, तो यहाँ पे 8 लाए गए थे नामीबिया से, 12 लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। कूनोपालपुर नेशनल पार्क में यहाँ पे 600 हेक्टेयर के आसपास फेंसिंग कराई गई है, वहां पे इनको लाकर रखा गया है। तो यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है कूनोपालपुर नेशनल पार्क की वो 21 है, और यहाँ पे 20 चीता ऑलरेडी लाके रख दिए गए हैं जो कि यूनिक है। अभी दूसरे देश से लाकर के यहाँ पे रखेंगे तो एरिया ऐसे ही बढ़ाना होना चाहिए, लेकिन एरिया ऐसे ही छोटा एरिया प्रोवाइड करा गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो कि निकल के आ रही हैं, और आप देख सकते हैं इनके डेथ में एक बड़ा एरिया इनको अगर प्रोवाइड होता तो यहाँ पे आराम से इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, फाइट नहीं होता एक दूसरे से, तो इनकी डेथ भी नहीं होती। हाँ ये सच है, कुछ लोग जरूर डिजीज की वजह से उनकी डेथ हुई, जो कि किडनी फेलियर की वजह से डेथ हुई, लेकिन अगर बात करी जाए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो ये छोटा एरिया हम प्रोवाइड किए हैं जिसके कारण यहाँ पे डेथ हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर क्या कूनोपालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, क्या वो सही एरिया था, सही नेशनल पार्क था उनको इंडल्ज करने के लिए? क्या हम पुनः छत्तीसगढ़ वाले जगह पे नहीं कर सकते थे? ये भी सोचने योग्य बातें हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताया कि भारत में कैसे चीता का अंतिम हुआ, कैसे एक्सटिंक्ट हुए, चीता किस प्रकार से मर रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ कहाँ चीता को ट्रांसफर किया गया है, सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ न्यूज और फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 26 अपोजिशन पार्टी जो है
अभी वो एक अलायंस बनाई है, उसका क्या नाम रखा गया है, तो इंडिया। ये कांग्रेस की अलायंस पार्टी है, तो इसका इंडिया नाम क्या है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये अलायंस हो चुकी है आज के डेट में। अगर बात करें, ये सीधे एक्रोनेम बनाया है इंडिया, तो इंडिया के खिलाफ यहाँ पे कोई भी पार्टी यहाँ पे लड़ेंगी। अब ऐसी चीजें निकल के आ गई हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके पास भी अगर बात करी जाए तो ये इनकी जो अलायंस है, ये 38 मेंबर की अलायंस है, 38 मेंबर पार्टी की अलायंस है। इनकी 26 अलायंस है। दोनों में भिड़ंत होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। देखा जाएगा कौन यहां पर जीत करके आता है, जनता किसको चुनती है। केरला 2 टाइम चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कांग्रेस वेटरन उमन चंडी जी की 79 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ये केरला के चीफ मिनिस्टर भी 2 बार रह चुके हैं। याद रखिएगा, केरला से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिल्ली कोर्ट यहाँ पे ग्रांट किया है 2 दिन के लिए इंटरिम बेल किसको, बीजेपी एमपी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट हैं ये ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनको जो बातें बोली जा रही है यहाँ पे, सेक्सुअल हरासमेंट केस में आपको याद ही होगा, यहाँ पे भारत के रेसलिंग जो प्लेयर है, रेसलर प्लेयर हैं, वो यहाँ पे आरोप लगाते हुए नजर आए थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, जब उनको फिजिकली अरेस्ट ही नहीं किया गया है तो यहाँ पे बेल कैसे इंटरिम दे दिया जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे करा जा रहा है। रुद्रागिरी हिल एरिया जो है लोकेटेड है आपके कहां पे, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे एक विलेज है ओरवाकुल्ली। यहाँ पे क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, तो रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट यहाँ पे मिले हुए हैं, जहां पे क्या दर्शाया गया है, तो यहाँ पे बाली और सुग्रीव की लड़ाई को दर्शाया गया है। याद रखिएगा, ये पैलियोलिथिक पीरियड तक का चीजें हैं जो यहाँ पे रिजेंबल करती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशंस है। वो चीजें क्या है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, तो आपको बता दें यहाँ पे पॉलिटिक्स लॉ में बी इनसेपरेबल। तो सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशंस की हम बात करें कि किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर करके लोगों के पीछे कोई भी चीजें हम जैसे कि अगर बात करें प्रोसिक्यूशंस की, तो इसका क्या मतलब होता है पहले तो ये समझ लें। तो जो केसेस चलते हैं जिनके ऊपर, उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशंस। तो जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं प्रोसिक्यूशंस वाले प्रोसीजर से होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ईडी जो है तमिलनाडु में क्या कर रहा है, सेलेक्टिव यानी सेलेक्ट कर करके ये मेरे पार्टी के हैं, ये मेरे पार्टी के हैं, ये मेरे पार्टी के हैं, ये दूसरे पार्टी के हैं, ये दूसरे पार्टी के हैं, ये दूसरे पार्टी के हैं। इसी को बोला जा रहा है कि सेलेक्टिव सेलेक्ट कर करके चूज कर करके किनको टारगेट करना है, यहाँ पे ईडी टारगेट कर रही है। ईडी क्या होते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इनकी भी डिटेलिंग बैकग्राउंड आपको दे दी जाएगी, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे जो सेंथिल बालाजी जो कि मिनिस्टर थे यहाँ पे, उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी अभी कोरोनरी हार्ट की सर्जरी हुई है, उसके बाद यहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया हॉस्पिटल से सीधे। दूसरी चीजें बोली जा रही हैं के पोन्मुडू, ये भी जो है ईडी के इन्वेस्टिगेशंस में आ गए हैं। तो इस प्रकार की चीजें चली जा रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से सीधे इनको चेन्नई में लेके जाया गया था, याद रखिएगा, ईडी के द्वारा। जो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है क्या, कि जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही है वो पोन्मुडी के द्वारा, तो इनके ऊपर जो भी एक्यूजेस चल रहे हैं, ये क्या क्या चल रहा है, तो ये सैंड माइनिंग के, और जो भी सैंड माइनिंग अलॉटमेंट करी गई थी इनके द्वारा पोन्मुडी के द्वारा, वो क्या, तो अपने रिलेटिव को किया गया था और अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को यहाँ पे लाइसेंस करने की इजाजत दे दी गई थी। उसी के आधार पे यहाँ पे केस है। सेंथिल बालाजी पे क्या केस है, तो उनके ऊपर चार्जेज ये हैं, ये जो एस्पायरेंट हैं जो जॉब के लिए, उनसे ये इंटरमीडिएट्स के रूप में यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे खाते हुए, करप्शंस करते हुए नजर आए थे। अब जल्दी से देखेंगे बैकग्राउंड में जाकर के ईडी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसका पूरा नाम है, डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत में। इस प्रकार से सही चीजें चले। आर्थिक जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, कि कोई भी इकोनॉमिक करप्शंस न हो सके, भारत में इकोनॉमिक क्राइम न हो सके, यहाँ पे उसको देख रेख करता है।
सीधे किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फोकस किस पे करता है? तो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो कि कर रहा है। प्रोसिक्यूटिंग केसेस को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस में भी देखता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ये कर्व करता है क्या? जनरेशन और सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी भैया यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे इस चीज के लिए ये बनाई गई थी। दो की एक्ट्स हैं इसके, तो वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे तो 1999 में फेमा आता है। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी पूछा है ये एक्ट किस सन में आया है, तो याद रखिएगा 1999 में फेमा आता है। एंड दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, पीएमएलए, ये भी पूछा हुआ। ये एक्ट कब आता है? तो 2002 में आता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में इस सरकार के द्वारा बनाया गया, इसको भी इसके अंतर्गत डाल दिया गया है। फॉर्मेशंस की बात करी जाए तो 1 मई 1956 को होती है। अच्छा, टेनियर क्या होती है? यहाँ पे टेनियर को लेकर के अभी इश्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली बोला है कि इनका जो एक्सटेंशन आप कैसे कर दे रहे हैं, जो कि इलीगल है। इस तरीके से एक्सटेंशन आप ईडी को नहीं कर सकते, इनको जल्द से जल्द हटाइए, जो कि आप लोग भी सुने होंगे। तो ईडी का डायरेक्टर 2 साल का यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत 2 साल का टेनियर है, लेकिन यहाँ पे रिसेंट अमेंडमेंट करके यहाँ पे टेनियर को इंक्रीज कर दिया गया है 3 साल के लिए। इसका मतलब ये ईडी का डायरेक्टर जो भी होगा वो 5 साल का टेनियर ले सकता है, और आपका एक एक साल ये बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की चीजें। लेकिन यही सारी चीजें हैं, अगर 2 साल टेनियर फिक्स है तो आपके पास और भी तो ऑफिसर हैं, आप बढ़ा क्यों रहे हैं? यही सारी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट किया था। ये सारी चीजें जो अभी आपको ईडी के बारे में बताया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे इश्यू किया गया है ग्रांटिंग सैंक्शंस सीबीआई को कि प्रोसिक्यूट करिए आप ये जो नेता हैं इस पार्टी के अंडर लीगल कंसिडरेशन। तो देखिए सीबीआई भी अब इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी भी बैकग्राउंड डिटेलिंग हमको देखनी पड़ेगी सीबीआई की। तो ये तमिलनाडु के गवर्नर जो कि रवि जी हैं, यहाँ पे इन सब चीजों में हस्तक्षेप करते हुए नजर आए हैं। क्या यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को जानना और समझना कि जो अपोजिशंस है यहाँ पे वो ब्रॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन एम्बिट, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है अपोजिशंस को। हालांकि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के मेंबर को यहाँ पे नेग्लिजिबल ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज पाया जा रहा है। यानी जो कंट्री रूलिंग पार्टी है उनके मेंबर को ईडी टारगेट नहीं कर रहा है, जो अपोजिशंस है उनको टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एडिटोरियल यही बात बोल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस, इस पे क्वेश्चंस उठता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ईडी और सीबीआई दोनों अगर अपने रोल को भूल जाएंगी तो किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क करेगी। अब थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीआई को देखना, तो वो भी हम देख ही लेते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक सीबीआई एजेंसी है। यह डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर जो भी क्राइम होता है इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी भारत के अंदर, और किसके अंतर्गत आता है तो ये आपको याद रखिएगा, इसका जुरिडिक्शन आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। जो ब्राइबरी, घुसखोरी और गवर्नमेंटल करप्शंस, भ्रष्टाचार को यहाँ पर देखने के लिए बॉडी का निर्माण करा गया था। अपॉइंटमेंट कमेटी, यहाँ पे अगर सीबीआई का कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो अपोजिशंस लीडर लोकसभा के वो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या जज आप सुप्रीम कोर्ट कोई अलॉट कर देंगे, ये सीजीआई वो होते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर के द्वारा नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1946 में पड़ता है। तो 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसको अथॉरिटी दी गई थी इन्वेस्टिगेट करे इन सब क्राइम को। इसकी क्या मोटो है, तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। आपको बता दें मोटो भी पूछा हुआ है, सीडीएस और एनडीए इन प्रकार के एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। तो सीबीआई जो है एग्जेम्प्टेड है किस प्रोविजन से, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। भैया कुछ भी करेगा आपको आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन
नहीं देगा, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सीबीआई इज इंडियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लाइसेंस एंड इंटरपोल। तो जो इंटरपोल होती है इंटरनेशनल पुलिस, उससे सीबीआई ही भारत में यहाँ पे कंसल्ट करती है। ये चीजें याद रखिएगा, जो देश विदेश में जो भी क्राइम होते हैं तो उनको इंटरपोल यहाँ पे डील करता है। तो भारत में अगर आएंगे इंटरपोल तो यहाँ पे सीबीआई इसको डील करेगी। सीबीआई का हेडक्वार्टर बात करी जाए यहाँ पे तो कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास, जो कि न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशंस की बात करी जाए इसका तो 1963 में फॉर्म किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाय अ रिजोल्यूशंस। 1963 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे रिजोल्यूशंस दे करके यहाँ पे पास करा गया है। तो ये चीजें याद रखिएगा जो कि अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो ये सारी डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए, किस एक्ट के अंतर्गत आया और 1963 में इस रिजोल्यूशन से, होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन से आया, लेकिन किस ज्यूरिडिक्शंस में पड़ता है, क्वेश्चंस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाक्रोनिज्म एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम देखेंगे। इसका ग्लोसरी मैं आपको बताया हूं, एनाक्रोनिज्म का पुनः बता देता हूं। अगर कोई भी पहला जो व्यवहार है, दूसरा जो बाद में व्यवहार किया जा रहा है, उसको सटीक नहीं बैठ रहा है उससे, तो एनाक्रोनिज्म का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो पुरातन तरीके से हम व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो चीजें अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी व्यवहार में सीधे सीधे परिवर्तन हो गया है, उसको एनाक्रोनिज्म बोला जा रहा है। तो यहाँ पे विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ गेम इसको बोला गया था कि आप होस्ट करिए, और 2026 में तो ये यहाँ पे विड्रॉ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को ये टर्म बोला गया है एनाक्रोनिज्म। यानी बात करी जाए तो पहले भी कई बार ये होस्ट किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे 2022 में यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, बर्मिंघम रिप्लेस किया डरबन। तो डरबन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। 2022 में ये चीजें हुई। तो कॉमनवेल्थ गेम को अभी देखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो गेम होस्टिंग के खर्चे है ना, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या कह रहा है, क्विट कर रहा है, कह रहा है इस बार मैं बहुत सारे डेप्ट में चल रहा हूं, तो मैं जो है ये गेम अपने कंट्री में नहीं करा पाऊंगा। यही सारी चीजें बोली जा रही है। तो 2.26 बिलियन के आसपास खर्चे, जबकि सही प्रकार से अगर आंकड़ों को देखा जाए तो $6 बिलियन के आसपास 12 दिन में यहाँ पे खर्चे निकल के आएंगे। और कंट्री कह रही है मैं डेप्ट में गुजर रहा हूं, तो कैसे इस प्रकार के गेम को होस्ट कर लूं, ऐसी चीजें बोली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है बहुत सारी डेप्ट बढ़ रही हैं, और जो है अपने हॉस्पिटल और स्कूल के खर्चों को कम करके मैं ये गेम नहीं करा सकता, जो कि अच्छी बात है अगर ऐसा बात बोल रहा है। तो CWG की अगर बात करें तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, यहाँ पे इसकी एडिशन अगर देखा जाए तो ये 2018 में होस्ट किया था। कौन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट एक जगह है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें हुई थी। वहां के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज जो अभी हैं, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वुमेन के फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं 2032 में, ब्रिस्बेन ओलंपिक जो होने वाले हैं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, और वो एक लंबे समय के चलते उस पर हम फोकस कर सकते हैं, इस पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे अभी। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो 5 ही ऐसी कंट्री हैं जो 22 एडिशन में से 18 बार ये होस्ट करती हुई नजर आ रही है। क्या, कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको अभी दी जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर गेम इसका पहले नाम था 1930 में, और कोई भी अफ्रीकन नेशंस अभी तक ओलंपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से यहाँ पे होस्ट नहीं कर पाई हैं। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो एथलीट्स हैं वो 72 कॉमनवेल्थ नेशंस को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे कॉमनवेल्थ एसोसिएशंस बोला जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशंस कम है, एसोसिएशंस ज्यादा है। टोटल 72
यहाँ पे कंट्री है। ये जो फेडरेशंस ग्रुप है यहाँ पे, ये अल्टरनेटिव होस्ट कंट्री के रूप में देखेगा, आप समझेगा किस प्रकार से ये सब चीजें चलेंगी। तो जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी वो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रही है, ये चीजें देखने को मिल रहा है। अब जल्दी से बैकग्राउंड में अगर देखा जाए कॉमनवेल्थ गेम को, तो यह एक 4 सालों में एक बार इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट एथलीट होने वाला चीजें हैं जो कि होस्ट करी जाती है। शुरुआत करी गई है 1930 में, जबकि 1942 और 46 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा रोक दिया गया है। तो ये 4 साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही है, इसका नाम जो है पहले था ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से 50 तक इसका इस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 54 से 66 तक जाना जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 70 से 74 तक जाना जाता है, लेकिन 2002 के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम फुल फ्लेज में आ जाता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। किससे इंस्पायर्ड होता है ये, किससे इंस्पायर होकर इसका निर्माण हुआ? तो पहले क्या था, इंटर एम्पायर चैंपियनशिप चलता था 1911 में, फेस्टिवल ऑफ एम्पायर। ये किसके द्वारा? तो मेलविले मार्क रिवॉल्सन ये इसको फाउंड किए थे, और ब्रिटिश एम्पायर गेम के द्वारा। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो गेम था वो पहली बार होस्ट कहां पे हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं 1930 में इसकी स्थापना। कहां पे? कनाडा में, याद रखिएगा, हैमिल्टन एक जगह है। कॉमनवेल्थ गेम में 25 स्पोर्ट होते हैं, 250 मेडल के लिए फाइट होती है, और ओलंपिक के, पैरा ओलंपिक के भी गेम इसमें ऐड होते हैं, जैसे बॉल्स, स्क्वैश, ये सब भी ऐड होते हैं। इंडिया कब होस्ट की थी? 2010 में इंडिया होस्ट की थी, हम लोग ये जानते हैं। और इंडिया की क्या रैंकिंग थी? क्वेश्चंस मेरा आपसे है। 56 के आसपास कॉमनवेल्थ नेशन है, 72 के आसपास कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन टोटल नजर आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशंस की बात करी जाए तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पे है? लंदन में है। और CWGF कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशंस की बात करी जाए तो ये स्पोर्ट फॉर्म किया गया था 1932 में। कॉमनवेल्थ नेशन और कॉमनवेल्थ गेम में अंतर है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशंस 1932 में लॉन्च करी गई थी, जिसको अभी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारी कॉमनवेल्थ गेम डिटेलिंग्स को लेके, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अभी विड्रॉ कर रहा है, क्या क्या बैकग्राउंड डिटेल्स हैं, सारी चीजें आपको बता दिया। जीएम मस्टर्ड इज डिसरिगार्डिंग, यानी जीएम क्या होता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं उसको जीएम बोलते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं? तो जो जीन होते हैं प्लांट के अंदर, उनके अंदर अल्टरेशंस कर दी जाती है, एडिट कर दी जाती है, जिसके कारण इसको जीएम प्लांट बोला जाता है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से होती है। जैसे ह्यूमन के डीएनए में चेंज कर दी जाती है अगर कोई चीजें खराबी होती है, उसी प्रकार प्लांट के डीएनए में भी चेंज होती है, तो ये चीजें बदल दी जाती हैं, जिसके कारण ये उसकी जो क्षमता होती है प्रोडक्शंस की प्लांट की, वो बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। उसको और वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है, क्या? जीएम को। तो ये मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड की चीजों को यहां पे हम देखेंगे क्यों इसको लेकर के इश्यू मार्केट में आया है। तो यहाँ पे क्या लड़ाइयां चल रही हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच में, और इनके क्या विचार चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोला है? जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट, इन्हीं को बोला जाता है। हर्बिसाइड क्या होता है? जो हम लोग केमिकल डालते हैं प्लांट के ऊपर ताकि वो दूसरे प्लांट को मार सके, जिन्हें हम वीडिसाइड बोलते हैं, जिन्हें वीड्स बोलते हैं। छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो प्लांट की बगल में खड़े हो जाते हैं और प्लांट के न्यूट्रिशंस को ये कम कर देते हैं, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है और इस पे डिजीजेस भी लग जाते हैं। तो अगर इन पे छिड़काव हो जाएगा हर्बिसाइड्स का, तो ये अगल बगल वाले प्लांट को ही मारेगा, इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं मारेगा और प्रोडक्शंस को हैम्पर नहीं करेगा। उसी को यहाँ पे हर्बिसाइड और वीडिसाइड बोलते हैं। याद रखिएगा, चीजें क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे साइड है, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब अलग अलग चीजें हैं जो कि याद रखिएगा। जब हर्बिसाइड की बात करी जा रही है तो यहाँ पे प्लांट को मारने की बातें आती हैं। पेस्टिसाइड की जब बातें बोली जाए तो यहाँ पे कीड़ों को मारने की बातें आती हैं। ये सारी चीजें हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी जीएम फूड को लेकर के फार्मर और जो कंज्यूमर है
उनको क्या इंपैक्ट करेगा, इन्हीं सब चीजों पे बातें बोली जा रही हैं। तो जीएम क्रॉप है यहाँ पे क्वाइट डिफरेंट बातें बोली जा रही हैं कि जो कन्वेंशनल वैरायटीज है ना जीएम की, जो कि हाइब्रिड, जो कि पारंपरिक तरीके से जो हम लोग प्रोडक्शंस करते थे मस्टर्ड की, सरसों की, उसकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो फार्मर यूज करते थे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में और कंपनी में, यहाँ पे उनमें जो है प्रोडक्शंस अधिक हो रही है। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो ट्रेडिशनल चल रही थी प्रोडक्शंस उनमें अधिक हो रही हैं, और जो जीएम क्रॉप आ रहा है उसमें प्रोडक्शंस कम हो रही है। रिसर्च के अनुसार ये बातें पता चला है, और भी ज्यादातर कई सारे हेल्थ इश्यू भी निकल के आए हैं। तो वही सारी चीज है जो यहाँ पे इश्यू क्रिएट कर रही है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो सेलेक्ट किए हुए जीन और यहाँ पे इस डीएनए को, प्लांट के डीएनए को प्लांट में यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसे हम लोग जीएम क्रॉप बोलते हैं। पहले ही समझा चुका हूं मैं ये। और ये चीजें क्या कर रही हैं, तो जो अभी आपको बोला यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में कि क्या यहाँ पे प्लांट के अगल बगल जो भी पौधे इसके न्यूट्रिशन को खाएंगे, इनको मारता हुआ नजर आएगा अगर कोई भी चीज हम छिड़कते हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। तो क्या यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मस्टर्ड है, क्या हम उसको प्रमोट नहीं करें और जीएम क्रॉप को प्रमोट करें, जो कि प्रोडक्शंस भी सही से नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऐसी बातें बोलिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी निकल के आ रहा है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आ रहा है। इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट यहाँ पे डिबेट चल रहा है पिछले 2 डिकेड से, किसके बीच में, जो भारत के पर्यावरणवादी हैं, वैज्ञानिक हैं, राजनेता हैं, किसान हैं और उपभोक्ता हैं। ये हायर जुडिशरी में भी इसका डिबेट चल रहा है। तो किस चीज को लेकर के प्रश्न यही उठ रहा है कि या इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसकी सेफ्टी होगी, इफिशियंसी होगी, इफिकैसी है इसकी, और क्या ये जरूरत है जीएम फूड में, क्या इसकी आवश्यकता है, इन सब चीजों पे बात करी जा रही है। भारत में अगर बात करें जीएम फूड की तो यहाँ पे एक ही है, वो है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अभी जीएम क्रॉप के रूप में एक है। एक ही को मिला है। मस्टर्ड कितने समय से लंबे लाइन में इसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है। देखिए, फार्मर का इनकम अगर बढ़ाना है तो फार्मर प्रो कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको जबरदस्ती जीएम बना करके अगर मार्केट में ला रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे जीएम मस्टर्ड की बात बोली जा रही है, तो प्रोडक्शंस तो घट ही रहा है, साथ में फार्मर का इनकम भी घट जाएगा। ये सारे इश्यू निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो रिसर्च यही सजेस्ट किया है, बीटी कॉटन जो प्रोवाइड किया गया था, इसका फ्लीटिंग बेनिफिट है, इसका भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट नहीं है फार्मर्स को। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। 2 स्टैंडिंग कमेटी है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इसको एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी कि जीएम क्रॉप को आप एग्जामिन करिए। किस समय में, तो मनमोहन सिंह के समय में और मोदी गवर्नमेंट के समय में। ये लोग रिपोर्ट अपना क्या दिए हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये बहुत सारे कमियां हैं इसमें, और रेगुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे वीकनेस है। यहाँ पे सही प्रकार से हम लोग रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है बहुत सोच समझ के कार्य करने की जरूरत है, ताकि हम इसको अगर जीएम क्रॉप के रूप में फूड में माल लाते हैं तो हमें देखना चाहिए कहीं ये इंपैक्ट कर तो नहीं रहा है। तो यानी हमें सावधानी बरताते हुए ये कमेटी रिकमेंड कर रही है। बहुत सारी ऐसी कमेटी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की है, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की है, यहाँ पे अपना रिमार्क करती हुई नजर आ रही है जीएम मस्टर्ड पे। वो क्या, तो यहाँ पे ये करी है कि जो ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होना चाहिए स्वतंत्र तरीके से, और लॉन्ग टर्म बायोसेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में सोचना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में सोचना चाहिए, समाज में किस प्रकार से इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे 6 टेक्नोलॉजिकल कमेटी यहाँ पे ये बता रही है कि इसकी जो डेफिशिएंसी है बहुत ग्रेव हो जाएगी। ये जो है सेफ्टी असेसमेंट को यहाँ पे सही प्रकार से चेक करके यूज होना चाहिए। तो जो एचटी क्रॉप है, जो अभी आपको बताया हर्बिसाइड, ये टॉलरेंट क्रॉप, ये जो है कंप्लीटली अगर बात करें अनसुटेबल है भारत के लिए। यहाँ पे सीधे मेंशन है, ये बातें बोली जा रही हैं, और सीरियस हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट को, रूरल एरिया को, जीविका को, और सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाए अगर कृषि की, तो इसमें अगर डाल दिया गया तो ये इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा।
ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट यहाँ पे बार बार ये अप्रोच कर रही है कि एसटी क्रॉप ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे रोबोस्टली इसको इम्फेसाइज करके और सावधानी के साथ यहाँ पर लाया जाएगा। जबकि बात करी जा रही है अगर, तो आपकी जो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो क्वेश्चंस किया है सुप्रीम कोर्ट, आप इसको क्यों ला रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, सेफ्टी मेजर क्या किए हैं, क्या इस पे आप लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किए हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अगर मार्केट ओरिएंटेड चीजें लेकर के आ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी बेनिफिट और हेल्थ इश्यू को देखने की जरूरत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इनसे क्वेश्चंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें ये डिसगाइज कर रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट को ही, लेकिन आपस में ही ये सही प्रकार से इस चीजों को समझ नहीं पाए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी सही प्रकार से समझा भी नहीं पा रहे हैं। यानी कहा जा रहा है ये बात कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मिसगाइड कर रही है सुप्रीम कोर्ट को और उसको कंफ्यूज करती हुई नजर आ रही है, ताकि इस पे कोई निर्णय अभी ना निकल सके। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉल वायलेंस अभी रिसेंटली आपके कहां पे हुआ है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो वेस्ट बंगाल का पंचायत इलेक्शंस में इस प्रकार से चीजें हुई कि वहां पे 40 लोगों की मृत्यु हो गई है, पॉल को रिलेट करके अगर देखा जाए। तो यहाँ पे जब भी चीजें हो रही हैं इस प्रकार की चीजें, तो ये कई सारे स्टेट की तुलना में वेस्ट बंगाल यहाँ पे इस चीज में आ रहा है। और अगर बात करी जाए जम्मू कश्मीर में, जो कि मिलिट्री रीजन में है, यहाँ पे बहुत सारे आर्मी रहते हैं, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा है ये बहुत मच सच इंसिडेंट, जो कि रिसेंट पास्ट को अगर हम देखा जाए। तो क्या कारण है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं? इलेक्शंस की बात करी जाए 2019 लोकसभा इलेक्शन से, तो यहाँ पे डेथ की संख्या पहाड़ को टच करती हुई नजर आ रही है। अब तो पंचायत वाले इलेक्शंस में भी ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं। तो जो डाटाबेस बनाया गया है ना, जो रिकॉर्ड लिया गया है कि कैसे कैसे वायलेंस इरप्ट आउट हो रहा है स्टेट में 2016 से, और ये पूरी की पूरी मीडिया और ऑफिशियल सोर्स की रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से किन किन स्टेटों में पोल वायलेंस यहाँ पे हुआ है। 2016 से 2023 तक अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ पे इतने सारे वायलेंसेज यहाँ पे इरप्ट हुए हैं, लगभग 3,500, 2,500 प्लस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में यहाँ पे 2,000, जम्मू कश्मीर में 8,000। यहाँ पे ये देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे टॉप पर चल रहा है। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं? जो फैटेलिटीज हुए हैं, जो डेथ हुए हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, वो अगर देखा जाए 2016 से तो जनवरी 2023 तक, तो किस किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। तो पंचायत में ये चीजें देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुए हैं 2021 के स्टेट इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में और 2018 के पंचायत इलेक्शंस में, ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। यहीं पे बात करी जाए जम्मू कश्मीर में, तो ये ग्राफ देखिए 2023 में किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम, यहाँ पे स्टेट वाइज भी ग्राफ दिए गए हैं, जो कि इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए ये ग्राफ किस प्रकार से हैं। वेस्ट बंगाल का ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल में तुलना करें तो जम्मू कश्मीर अधिक आ रहा है। दूसरा जो बातें बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में सडन यहाँ पे राइज हुआ है, पंजाब में भी सडन राइज हुआ है, बिहार में भी सडन यहाँ पे राइज दिखा रहा है। ये सारी डिटेलिंग है। छत्तीसगढ़ में भी सडन राइज दिखा रहा है, दिल्ली में देखिए सडन राइज दिखा रहा है, तेलंगाना में भी यहाँ पे 23 में बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो चल रहा है, सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया और यूएई का एडिटोरियल निकला हुआ है, एक डील है, आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे। रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएई के विजिट पे गए, वहां पे उन्होंने डील किया। तो क्या डील था कि आप हमारे रुपये का इस्तेमाल करिए, हम आपके दिरहम करेंसी का, यानी करेंसी एक्सचेंज की पॉलिसी बनाई गई। आरबीआई और उस देश की यूएई कंट्री की सेंट्रल बैंक दोनों में समझौता हुआ किस प्रकार से अपने इंटरलिंकिंग पेमेंट सिस्टम को हम जोड़ सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं लोकल करेंसी को। फोकस क्या करेगा, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये फोकस करेगा किस प्रकार से अपने एक्सपोर्ट को यहाँ पे आगे लेकर जा सकते हैं हम लोग, और लोकल करेंसी की सहायता से एक्सचेंज रेट जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है, एवर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें लाने की बातें बोली जा रही हैं।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, मेजर आइटम अगर देखा जाए क्या क्या एक्सपोर्ट करता है भारत, इंडिया, यूएई में, तो अगर मिनरल फ्यूल की बात करें, मिनरल ऑयल की बात करें, प्रोडक्ट बिटुमिनस कोल की बात करें, अगर मिनरल वैक्सेस की बात करें, पर्ल मोती की बात करें, जो कीमती पत्थर हैं उनकी बात करें, प्रीसियस स्टोन मतलब ज्वेलरी, मेटल की बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट। इंडिया और यूएई की ट्रेड को अगर देखें तो यहाँ पे 85 बिलियन 2022 में था ये ट्रेड डील, ये जो चीजें देखी जा रही हैं। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई वाज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, तो तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे इंडिया इनका पार्टनर आता है। तो इंडिया का तीसरे नंबर पे पार्टनर यूएई आता है, याद रखिएगा। अगर यूएई की लोकेशंस देखी जाए तो ये कहां पे है, तो याद रखिएगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। कौन सा, तो हार्मोज स्ट्रेट क्वेश्चंस आया हुआ है। ये आपका यूएई है, कैपिटल आबू धाबी है। इस कंट्री से और इंडिया के कंट्री से यहाँ पे दोनों की लोकल करेंसी रुपी और दिरहम दोनों में यहाँ पे आपस में ट्रेड करने की बात चल रही है। ठीक इसी प्रकार से रसिया में रूबल और इंडिया की रुपी, इन दोनों कंट्री की भी बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि इनमें भी डील हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीजें तो नहीं सफल हो पा रही हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे बात चली है। आगे देखते हैं किस हद तक ये चीजें चलती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं कि क्या ये जो गल्फ कंट्री हैं, ये जो गल्फ कंट्री हैं, गल्फ कंट्री मुस्लिम कंट्री है, उन कंट्री की भी डिटेलिंग आपको अभी दे दूंगा मैं बैकग्राउंड में जाकर के। तो यहां से रेमिटेंसेस आते हैं। अच्छा, ये होते क्या है रेमिटेंसेस, तो आपको बता दें, ये अगर इंडिया है और ये अगर क्या है सऊदी अरेबिया ले लेते हैं, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ के जो भी लेबर जाते हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं और यहाँ से जो पैसे भिजवाते हैं भारत में, तो जो भारत में पैसे भिजवाते हैं उसको रेमिटेंसेस बोले जाते हैं। दूसरे देश से कमाया हुआ धन भारत में आता है। तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैदा करने वाला देश है, याद रखिएगा। इसके पास सबसे ज्यादा मुद्रा विदेशों से आते हैं जॉब करके, क्योंकि यहाँ के जो लेबर हैं, यहाँ के जो स्किल लेबर है वो सब माइग्रेट कर चुके हैं लोग। खास करके अगर अनस्किल्ड लेबर की बात करी जाए तो गल्फ कंट्रीज में जाकर के कार्य करते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो रेमिटेंसेज आएंगे उसके लिए भी बहुत सारा यहाँ पे सहायता हो जाएगा। जो हाई कॉस्ट ट्रांजैक्शंस पे करने पड़ते हैं उसमें भी रियायतें आ सकती हैं। तो ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको भी डील किया जाएगा अगर, तो दोनों कंट्री के बीच में बहुत अच्छे से यहाँ पे डील होनी चाहिए, तभी जाकर के ये चीजें संभव होंगी। हालांकि बातें तो बोली जा रही हैं, इसमें भी ट्रांजैक्शंस सही तरीके से कराया जाएगा। आईएमएफ क्या बात बोला है यहाँ पे, तो जो फॉर्मल रेमिटेंसेज हैं वो हाई कॉस्ट पे यहाँ पे चलती हैं। एक कंट्री से जो पैसे भेजे जाते हैं उसके लिए भी चार्ज लगते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसको अगर फॉर्मल किया जाएगा तो ये भी कम चार्ज लगेगा और जो लो वेज अर्नर है उनको बेनिफिट पहुंच सकता है। यूपीआई आईपीपी की लिंकेज बताई गई है दोनों कंट्री के बीच में कि किस प्रकार से हम लोग इसको लेकर के आगे चल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। लो इनकम इंडिविजुअल जो भी हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे रेमिटेंसेस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी इंक्रीज है रेमिटेंसेस की वो 111 बिलियन 2022 में यहाँ पे ईयर वाइज बेसिस पे पहुंच जा रहा है, माइग्रेशंस को अगर कंसीडर करें तो। ये सारी चीजें हैं। हाई एनर्जी प्राइजेज यहाँ पे फेवर किए जा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट और इनकम तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यहाँ पे स्पेशल मेजर लेगा किस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो देखिए यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और वहां की आईपीपी है, इसी प्रकार से दोनों यहाँ पे बातें करते हुए नजर आए कैसे हम अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है, क्या आप लोगों को पता है? चलिए हम यहाँ पे बता ही देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक प्रकार की डील होती है जो कि ऑफिशियल और बहुत फॉर्मल नहीं होती है, ये समझ पर चीजें होती हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती है, MOU। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाइंडिंग नहीं होती है कि फॉलो ही किया जाए,
आपसी सहमति होती है, कोऑपरेशन होती है, बिलीफ होती है। जहां एग्रीमेंट की बात करी जाए ये बाइंडिंग होती है और ये लीगली चीजें अप्लाई करी जाती है, ऑफिशियली अप्लाई करी जाती है, ये आपको मानना ही है। तो ये अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। तो ये किस देश से MOU है ये याद रखिएगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि ये अभी आपके प्राइम मिनिस्टर कहां पे पहुंचे हैं, आपके UAE कंट्री में पहुंचे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है, जल्दी से इसको देखेंगे। तो ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन काउंसिल है जो कि कंप्राइज करती है किसको, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये कंट्री यहाँ पे इसके अंतर्गत रहती हैं 6 कंट्री। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रियाद सऊदी अरेबिया में है। 25 मई 1981 में इसको निर्माण किया गया था, याद रखिएगा 1981। सभी करेंट मेंबर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मोनार्की है जिसमें राजा का रूल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं राजाओं का रूल है। क्या इसकी गोल्स हैं, तो 2001 में यहाँ पे GCC सुप्रीम काउंसिल इसके गोल्स को निर्माण किया था कि एक कस्टम यूनियन रहेगा 2003 में, कॉमन मार्केट रहेगा 2007 में और कॉमन करेंसी रहेगी 2010 में। इन ईयर में इनको लाया गया था ताकि जो ऑयल की मार्केट है ना उसको हम लोग सही से रेगुलेट कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, कंट्री है, यहाँ पे सारी डिटेलिंग दे दिया हूं। अब जल्दी से आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो आपको बताया वो आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे न्यूज और फैक्ट्स कुछ बचा है उसको कंसीडर कर ले। तो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे अभी क्वीन गांग 23 दिन से ये अब्सेंस चले हैं, यानी गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे कहीं। तो चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। तो यही डिबेट शुरू हो गया है बीजिंग में, क्या इनकी सिक्रेसी है, आप पॉलिसी को सिक्रेसी तरीके से रखे हैं, आप कहां पे थे, क्वेश्चंस ये उठता हुआ नजर आ रहा है चाइना के अंतर्गत ही। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। ये हाईलाइटेड में चल रहे हैं। क्या नाम है इनका, क्वीन गांग, याद रखिएगा। 23 दिन से ये विलुप्त थे। प्रोटेस्टर क्राउडेड रेलवे स्टेशन कहां पे, तो ये आपको बता दें, ये जो पार्लियामेंट में चीजें चल रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की, वहां पे ये जुडिशियल रिफॉर्म लाने की बात बोल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का रिफॉर्म है जो इंदिरा गांधी भारत में जुडिशियल रिफॉर्म लाई थी और जुडिशरी को वीक करने का प्रयास करी थी। तो यही चीजें हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। देखिए दूसरी चीजें क्या है, कैश स्ट्रैप पाकिस्तान, पैसे की तो बहुत कमी हो गई है पाकिस्तान, हम सभी लोग जानते हैं। पुनः 600 मिलियन लोन ले चुका है, किससे, चाइना से। तो ये चीजें हैं जो कि याद रखिएगा। शहबाज शरीफ लोन लेते जा रहे हैं, देश का कंडीशंस सही नहीं कर पा रहे हैं। UAE साइन किया है 1.9 मिलियन डील, किसके साथ, तो आपको बता दें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एक कंट्री है अफ्रीका में, उसके साथ। और यहाँ पे खनन कंपनी यहाँ पे जा करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खनन करेगी, उसके लिए डील हुई है 25 साल की। तो क्या कंपनी का नाम है, प्राइमेरा ग्रुप। इंडिया रिपोर्ट किया है 93% DP-T3 इम्यूनाइजेशन कवरेज 2022 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ये क्या है DP3, थोड़ा ये हम समझ ले। तो ये है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ये जो है 3 डिजीज हैं, तीनों यहाँ पे डिजीज हैं। ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है जो कि वैक्सीन के द्वारा, DP3 वैक्सीन लगती है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इम्यूनाइजेशन। आपको बता दें रेनबो, एक इंद्रधनुष, रेनबो कह रहे हैं, इंद्रधनुष स्कीम लाई गई थी, उसमें 7 जो बीमारी है उसको कंसीडर करी गई थी कि किस प्रकार से इसको डील किया जाए। तो यहाँ पे 93% इम्यूनाइजेशन कवरेज इससे हो गया, ये अच्छी बातें हैं। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाकर के WHO को भी देख लेंगे क्योंकि इसकी भी बातें आ गई हैं। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ सही होनी चाहिए। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 6 रीजनल ऑफिस हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। रिपोर्ट क्या रिलीज करता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट करता है। मोर्टेलिटी डाटाबेस, हेल्थ इनइक्वालिटी मॉनिटर करता है, ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट भी निकालता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको बताया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस,
कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।